हेलो फ्रेंड्स, दयानंद ऑनलाइन क्लासेज में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। अपन पढ़ रहे थे भूगोल में हमने पिछली क्लास में देखा था भारत की अवस्थिति और विस्तार, लेकिन विद्यार्थियों की मांग के आधार पर हमने भौगोलिक सिद्धांत है उनको शुरू कर रहे हैं हम आज। उसमें आज हम देखेंगे महाद्वीप एवं महासागरों की उत्पत्ति। महाद्वीप एवं, तो आज का टॉपिक हमारा क्या रहेगा? महाद्वीप एवं महासागरों की उत्पत्ति। महाद्वीप एवं महासागरों की उत्पत्ति। ऐसा तो है नहीं कि भाई जैसे ही अपनी पृथ्वी का निर्माण हुआ अपने आप उस पर महाद्वीप बन गए, महासागर बन गए। मतलब जैसे ही निर्माण हुआ वैसे ही नहीं बना, उसमें भी करोड़ों वर्ष लगे। उसमें धीरे धीरे काफ़ी प्रक्रिया से गुजरते हुए जो आज वर्तमान के महाद्वीप और महासागर है वो उनका निर्माण हुआ, वो निर्मित हुए। महाद्वीप एवं महासागर की उत्पत्ति से पहले अपन देखते हैं कि भाई इसमें ऐसे कौन कौन से भूगोलवेत्ता थे जिन्होंने इनके बारे में, इनकी महाद्वीपों और महासागरों की उत्पत्ति के बारे में हमें बताने का प्रयास किया। तो उनमें आता है 1885 में, सबसे पहले 1885 में कोशिश की स्नाइडर ने। स्नाइडर नाम का भूगोलवेत्ता था, उसने 1885 में महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति के बारे में अपने विचार दिए। उसके बाद में 1910 में जीएफ टेलर नाम का भूगोलवेत्ता हुआ, जिसने भी अपने विचार महाद्वीप एवं महासागरों की उत्पत्ति के बारे में दिए। लेकिन इन दोनों के विचारों को ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया। इन दोनों के विचारों को ऐसा नहीं है कि लोगों ने माना नहीं, माना तो था, लेकिन इनको ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया, ज़्यादा महत्व नहीं दिया। इसके बाद में 1912 में वेगनर नाम के जर्मनी के निवासी भूगोलवेत्ता थे, जिन्होंने इनके महाद्वीप एवं महासागरों की उत्पत्ति के संबंध में एक व्यवस्थित सिद्धांत दिया। इनको एक व्यवस्था के रूप में, एक क्रम के रूप में, अपने अलग अलग एक श्रृंखला के रूप में विचार दिया, जिसको अपन वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत कहते हैं। कौन सा सिद्धांत? महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत, जिसके प्रणेता कौन थे? वेगनर। प्रणेता कौन थे भाई? वेगनर। इन्होंने क्या किया? 1912 में अपनी एक बुक लिखी। इनकी बुक कौन सी थी? महाद्वीप एवं महासागरों की उत्पत्ति। महाद्वीप एवं महासागरों की उत्पत्ति। वेगनर महोदय ने अपनी इस बुक में, अपनी इस पुस्तक में महाद्वीप एवं महासागरों की उत्पत्ति से संबंधित अपने विचार प्रस्तुत किए। तो भाई हमने अभी तक देखा, सबसे पहले ऐसा कुछ बिल्कुल नहीं है कि भाई शुरू से ही अपने महाद्वीप बन गए। उसमें अपने को बहुत लंबे टाइम से अपनी पृथ्वी को गुजरना पड़ा। धीरे धीरे उसका तापमान ठंडा होता गया। उसके बाद में धीरे धीरे आज वर्तमान के जो महाद्वीप और महासागर है उनका निर्माण हुआ। और 1885 में स्नाइडर महोदय ने महाद्वीप एवं महासागरों की उत्पत्ति के बारे में अपने विचार दिए। उनको देखकर 1910 में जीएफ टेलर ने भी अपने विचार दिए। इन दोनों के विचारों को ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया, इन दोनों के विचारों को कम तवज्जो दी गई। उसके बाद में 1912 में वेगनर थे। वेगनर ने क्या किया? जो महाद्वीप एवं महासागरों की उत्पत्ति से जो भी अपने विचार थे उनको एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित करके भूगोलवेत्ताओं के सामने या विश्व के सामने रखा और उसको महत्व दिया गया।
अब वेगनर द्वारा दिए गए सिद्धांत को महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत भी कहा जाता है। वेगनर की पुस्तक का नाम था महाद्वीप एवं महासागरों की उत्पत्ति। वेगनर जर्मनी के निवासी थे और पेशे से ये भूगोलवेत्ता नहीं थे, जलवायुवेत्ता थे। भाई भूगोलवेत्ता और जलवायुवेत्ता अलग चीज है। भूगोलवेत्ता और जलवायुवेत्ता। भूगोलवेत्ता तो वह होता है जो पृथ्वी के बारे में जो भौगोलिक जानकारी, कोई भी ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन जो हमें देता है, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशंस के बारे में जो पढ़ता है वो कहलाता है भूगोलवेत्ता। अब जलवायुवेत्ता कौन होता है? पृथ्वी पर उपस्थित किसी भी प्रदेश की जलवायु के बारे में, किसी भी स्थान की जलवायु की विशेषताओं के बारे में जो हमें बताता है वो कहलाता है जलवायुवेत्ता। तो वेगनर थे जलवायुवेत्ता थे, ना कि भूगोलवेत्ता। अब जब ये जलवायुवेत्ता विभिन्न या वेगनर जलवायु का अध्ययन करने के लिए गए थे अंटार्कटिका, अंटार्कटिका महाद्वीप। वहाँ गए तो उन्होंने देखा कि अंटार्कटिका महाद्वीप की जो थोड़ी बहुत खुदाई की तो वहाँ पे इनको कोयला मिला। अंटार्कटिका महाद्वीप जो अभी वर्तमान में बर्फ से ढका हुआ है, वहाँ पर इनको कोयला मिला। अब कोयला मिला, बर्फ के नीचे कोयले का मिलना, इसका मतलब है कि वहाँ पे उष्ण जलवायु थी। कभी ना कभी तो वहाँ पे उष्ण जलवायु थी, तभी तो वहाँ पे कोयले का निर्माण हुआ है, वरना बर्फ के नीचे कोयला नहीं बन सकता। तो इस कोयले के मिलने से वेगनर के सामने दो बातें आई। जैसे ही वेगनर को वहाँ पे कोयला मिला, जलवायुवेत्ता थे, तो दो बातें उन्होंने सोची, या तो स्थलबंध या स्थल कटिबंध स्थिर रहे और जलवायु कटिबंध गतिशील, और जलवायु कटिबंध गतिशील रहे। एक तो ये बात आई कि या तो स्थल कटिबंध अपनी जगह पे ही रहे और जलवायु स्थानांतरित हुई, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जलवायु का ट्रांसफर हुआ, न कि स्थलीय भूमि का। दूसरी बात इनके सामने आई, जलवायु कटिबंध स्थिर रहे और स्थलीय भाग गतिशील रहे। भाई अंटार्कटिका में जब कोयला मिला तो उनके दिमाग में दो बातें आई कि या तो जो स्थलीय भाग है, स्थलखंड है, वो अपनी जगह पे ही रहे और उन स्थलीय भागों की जलवायु एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर हुई, स्थानांतरित हुई। दूसरी बात, जलवायु, किसी भी स्थान की जो जलवायु थी वो तो एक जैसी रही, लेकिन वहाँ के जो स्थलीय भाग थे, जो भौगोलिक प्रदेश थे, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर गए। अब वेगनर ने अपने सिद्धांत में इसको तथ्य प्रमुख माना। वेगनर ने बताया कि जलवायु कटिबंध तो ठीक है, स्थिर रहे, स्थलीय भाग ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर हुए। इसीलिए तो वेगनर के सिद्धांत में नाम आता है विस्थापन। विस्थापन का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर होना, स्थानांतरित होना। इसीलिए वेगनर ने अपने सिद्धांत में महाद्वीपीय विस्थापन यानी महाद्वीपों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर होना प्रयुक्त किया है। ये दो चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं। वेगनर ने अपने सिद्धांत में इसको अपना प्रमुख आधार माना।
वेगनर का, चलो अब शुरू करते हैं अपन। वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। वेगनर ने अपने सिद्धांत के बारे में सबसे पहले बताया कि संपूर्ण जो अपने वर्तमान के जो सभी 7 महाद्वीप हैं, वर्तमान के जो भी महाद्वीप हैं वो वर्तमान स्थिति में न होकर एक गोले के रूप में सभी आपस में जुड़े हुए थे, न कि अभी जो वर्तमान स्थिति है अलग अलग जो महाद्वीप है 7, जिस प्रकार से नक्शे पे वर्ल्ड मानचित्र पे अपन देखते हैं उस स्थिति में नहीं थे, वो संपूर्ण एक गोले में जुड़े हुए थे। इसको इन्होंने नाम दिया पैंजिया। जब 7 जो वर्तमान के जो महाद्वीप है वो आपस में संगठित रूप में थे, जुड़े हुए थे, तो एक गोले के रूप में व्याप्त थे। वेगनर ने उसको नाम दिया पैंजिया। पैंजिया जो भूभाग था, पैंजिया जो स्थलीय प्रदेश था, इसके चारों तरफ एक जलीय भाग भी फैला हुआ था। इसके चारों तरफ एक जलीय भाग भी फैला हुआ था। वेगनर ने इसे नाम दिया पैंथालासा। वेगनर ने इसको क्या बोला भाई? पैंथालासा। जो स्थलीय भाग था उसका तो नाम दिया उसने पैंजिया, और जो जलीय भाग फैला हुआ था उसको नाम दिया वेगनर ने पैंथालासा। अब विभिन्न भूगर्भिक हलचलों के कारण या भौगोलिक संरचनाओं की ऐसी स्थिति के कारण जो पैंजिया था उसके दोनों ध्रुवों में गुरुत्व बल उत्पन्न हुआ। इन दोनों ध्रुवों में गुरुत्व बल उत्पन्न होने के कारण ये दोनों ध्रुव एक दूसरे से दूर हटने लगे। दूर हटने का परिणाम ये हुआ कि पैंजिया 2 भागों में विभाजित हो गया। यहाँ बना देता हूँ भाई मैं। अब जो ये स्थलीय भाग था पैंजिया, जैसे ही पैंजिया के दोनों ध्रुवों में गुरुत्व बल उत्पन्न हुआ, पैंजिया 2 अलग अलग भागों में विभाजित हो गया। पैंजिया जो स्थलीय भाग था एक गोले के रूप में था। गुरुत्व बल की विभिन्नता के कारण दोनों ध्रुव अलग अलग दिशाओं की ओर खींचने लगे या एक दूसरे से दूर होने लगे, तो पैंजिया टूटकर 2 भागों में विभाजित हो गया। वेगनर ने पैंजिया का जो उत्तरी भाग था उसको नाम दिया अंगारालैंड। और जो दक्षिण का भाग था उसको नाम उसने दिया गोंडवानालैंड। जो उत्तरी भाग था वो अंगारालैंड, दक्षिणी भाग था वो गोंडवानालैंड। अब जैसे ही यहाँ पे दरार उत्पन्न हुई और ये 2 अलग अलग भागों में विभाजित हुआ, तो जो ये पैंथालासा का जल था वो यहाँ पे जमा हो गया, यहाँ पे भर गया, जिससे तैथिस महासागर की उत्पत्ति हुई, यानी तैथिस महासागर। अंगारालैंड हो गया, गोंडवानालैंड हो गया, तैथिस सागर हो गया। हमने यहाँ पे देखा जो स्थलीय भाग जुड़ा हुआ था उसको वेगनर ने नाम दिया पैंजिया। जो जलीय भाग फैला हुआ था उसको वेगनर ने नाम दिया पैंथालासा। ठीक है भाई। अब इसके बाद में जो ये अंगारालैंड और गोंडवानालैंड है इनमें भी क्रमिक विस्थापन हुआ। ऐसा नहीं है कि भाई जो गुरुत्व बल उत्पन्न हुआ था वो यहीं पे रुक गया। जो ही ये अंगारालैंड और गोंडवानालैंड बने इनमें भी विस्थापन होता रहा, और परिणाम स्वरूप इनसे भी अलग अलग भौगोलिक प्रदेश बने। जैसे अंगारालैंड से बना अपने उत्तरी अमेरिका,
उत्तरी अमेरिका, यूरोप, रूस और चीन के प्रदेश। अंगारालैंड में जब कर्मिक विस्थापन हुआ, अंगारालैंड में भी जब विस्थापन की प्रक्रिया शुरू हुई तो अंगारालैंड का जो भूभाग था वो भी टूटकर अलग अलग भागों में विभाजित हुआ। अब अंगारालैंड से जो जो स्थलीय प्रदेश बने उसमें उत्तरी अमेरिका, यूरोप, रूस, चीन आदि कई प्रदेश बने। अब गोंडवाना लैंड था, गोंडवाना लैंड से बना अपने दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अपना दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत, दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत। भाई हमने देखा वेगनर ने जो अपना सिद्धांत दिया उसको, जो संपूर्ण भौगोलिक प्रदेश जुड़े हुए थे और एक गोले के रूप में व्याप्त थे, उसको वेगनर ने नाम दिया पेंजिया। पेंजिया के चारों ओर जो स्थलीय भाग, जो जलीय भाग फैला हुआ था, वेगनर ने उसको नाम दिया पेंथालासा। जब पेंजिया के दोनों ध्रुवों में गुरुत्व भिन्नता उत्पन्न हुई तो दोनों ध्रुव एक दूसरे से दूर सरकने लगे, दोनों एक दूसरे से विपरीत दिशा में जाने लगे, जिससे पेंजिया का विखंडन हुआ। पेंजिया दो भागों में विभाजित हुआ, उत्तरी भाग अंगारालैंड, दक्षिणी भाग गोंडवानालैंड, दो भागों में विभाजित हुआ पेंजिया। तो जो पेंजिया के चारों ओर जो जलीय राशि थी, जो जल था, वो अंगारालैंड और गोंडवानालैंड के बीच में जो दरार उत्पन्न हुई थी उसमें भर गया और तैतीस सागर की उत्पत्ति हुई। अब तैतीस सागर की उत्पत्ति या तैतीस महासागर भारत के लिए उपयोग है। क्यों? जो तैतीस सागर का जो मलबा बचा हुआ था, जो मलबा था, उससे ही तो अपना हिमालय बना है। 33 महासागर के मलबे में वलन पड़ने से वलित पर्वत है, आगे टॉपिक आएगा उसमें अपन पढ़ेंगे। जैसे ही हिमालय की उत्पत्ति किससे हुई भाई? जो 33 सागर के जो मलबा था, 33 महासागर का जो मलबा बचा हुआ था, उसमें संपीड़नात्मक बल के कारण उस मलबे में संपीड़न उत्पन्न हुआ और धीरे धीरे संपीड़न बढ़ता गया और अपने हिमालय, जो कि एक वलित पर्वत है, उसकी उत्पत्ति हुई। ठीक उसी प्रकार जो वर्तमान में अपने विश्व मानचित्र में अपन देखते हैं भूमध्य सागर को 33 सागर का ही अवशेष माना जाता है। बट देखो हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई? 33 महासागर के जो मलबा था उसमें संपीड़न बल की उत्पत्ति के कारण या संपीड़न बल के कारण हिमालय की उत्पत्ति हुई, जो एक वलित पर्वत है। ठीक इसी प्रकार जो वर्तमान का भूमध्य सागर है उसको 33 सागर का ही अवशेष माना जाता है। अब उस समय 1912 में जब वेगनर ने अपना ये सिद्धांत दिया था तो वेगनर के सिद्धांत को ज़्यादा मान्यता क्यों दी गई? क्योंकि लोगों को इतना ही भौगोलिक जानकारी थी और उसमें स्वेस का वर्गीकरण इम्पोर्टेंट था। स्वेस का वर्गीकरण रासायनिक तत्वों के आधार पर इसने हालांकि अलग टॉपिक है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में अपन पढ़ेंगे। इसने जो 3 पार्ट बताए थे, सियाल, सीमा और निफे। अब लोगों को भौगोलिक जानकारी इतनी थी उस टाइम, इसीलिए इस भौगोलिक जानकारी के कारण स्वेस ने या वेगनर ने ये माना कि सियाल है वो सीमा पर तैर रहा है। सियाल सीमा पर तैर रहा है क्योंकि सियाल का घनत्व कम है, इसी कारण वो सीमा जिसका घनत्व ज़्यादा है उस पर
तैर रहा है। ऐसी स्थिति में महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को और भी मान्यता या और भी इम्पोर्टेंट मिल जाता है। वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के बारे में कुछ और जानकारी दे दूं आपको, तो वेगनर ने बताया कि महाद्वीपों का जो विस्थापन था, वेगनर ने या जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत था, महाद्वीपों का जो विस्थापन था 2 दिशाओं में हुआ था, उत्तर की ओर और पश्चिम की ओर। इन्हीं 2 दिशाओं में ही महाद्वीप विस्थापित हुए, उत्तर की ओर और पश्चिम की ओर। वेगनर ने बताया कि जो महाद्वीपों के विस्थापन की जो गति थी, वेगनर ने क्या बताया, जो महाद्वीप में विस्थापन की जो दिशा थी, गति नहीं सॉरी दिशा, एक तो वो उत्तर की ओर ट्रांसफर हुए, स्थानांतरित हुए, और एक पश्चिम की ओर विस्थापित हुए या ट्रांसफर हुए, स्थानांतरित हुए। इसके बाद में अपन देखते हैं उत्तर की ओर विस्थापन का क्या कारण था, पश्चिम की ओर विस्थापन का भी क्या कारण था। तो वेगनर ने बताया महाद्वीपों के जब ये उत्तर की ओर विस्थापित हुए तो उसका सबसे प्रमुख कारण था गुरुत्व बल और उत्प्लावनता बल। गुरुत्व बल की अधिकता और उत्प्लावनता बल के कारण, कौन सा बल भाई, गुरुत्व बल और उत्प्लावनता बल के कारण जो महाद्वीप थे वो उत्तर की ओर स्थानांतरित हुए, उत्तर की ओर विस्थापित हुए। ठीक इसी प्रकार जब महाद्वीप पश्चिम की ओर विस्थापित हुए तो उसका कारण था सूर्य व चंद्रमा का ज्वारीय बल। उसका कारण क्या था भाई, इसका तो कारण हुआ उत्तर की ओर विस्थापित हुआ, ये तो वे उत्तर की ओर, पश्चिम की ओर विस्थापित होने का प्रमुख कारण था सूर्य व चंद्रमा का ज्वारीय बल। सूर्य व चंद्रमा का ज्वारीय बल या सूर्य व चंद्रमा के ज्वारीय बल की उपस्थिति के कारण, उत्पत्ति के कारण ही जो विभिन्न महाद्वीपीय या स्थलीय भूभाग थे वो पश्चिम की ओर विस्थापित हुए। वेगनर ने अपने 2 दिशाओं में बताया था कि भाई महाद्वीप जो विस्थापित हुए थे वो 2 दिशाओं में हुए थे, उत्तर की ओर और पश्चिम की ओर। उत्तर की ओर विस्थापित होने का प्रमुख कारण था गुरुत्व बल और उत्प्लावनता बल। ठीक इसी प्रकार जब जो भौगोलिक प्रदेश थे, पैंजिया के जो भौगोलिक प्रदेश थे वो पश्चिम की ओर विस्थापित हुए तो उसका कारण क्या था, सूर्य व चंद्रमा का ज्वारीय बल। सूर्य व चंद्रमा का जो ज्वारीय बल उत्पन्न हुआ था उस बल ने पृथ्वी पैंजिया के जो स्थलीय भाग थे उनको अपनी ओर आकर्षित किया और ये स्थलीय भाग पश्चिम की ओर स्थानांतरित होते गए। अब एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ। वेगनर था, जर्मनी का निवासी था, जलवायुवेत्ता था, जलवायु का अध्ययन करता था, विभिन्न स्थानों की जलवायु की विशेषताओं के बारे में, जलवायु के प्रभावों के बारे में, इन सब बातों की जानकारी वो कलेक्ट करता था, इकट्ठा करता था। अब जब वेगनर अंटार्कटिका महाद्वीप गया और वहाँ की जलवायु के अध्ययन किया तो उसने देखा कि अंटार्कटिका महाद्वीप में कोयला मिला। उसको कोयला मिलने पर उसने सोचा कि भाई यहाँ पर कभी ना कभी तो उष्ण कटिबंध था। चलो मानते हैं अभी शीत कटिबंध है वहाँ पे, अभी वहाँ पे बर्फ़ जमा हुआ है, अभी वहाँ पे बर्फ़ की तह जमी हुई है, लेकिन बर्फ़ के नीचे कोयले का मिलना ये बात प्रमाणित करता है कि कभी ना कभी तो यहाँ पे उष्ण कटिबंध था।
उष्ण कटिबंध था तभी तो हमें वहाँ पे कोयला मिला है। जब इस बात को बताने के लिए वेगनर के दिमाग में दो बातें आई, या तो जलवायु कटिबंध स्थिर रहे और स्थलीय भाग गतिशील हुए, और या जलवायु कटिबंध तो गतिशील रहे, स्थलीय भाग स्थिर रहे। वेगनर ने अपने सिद्धांत का आधार बनाया कि जलवायु कटिबंध स्थिर थे, केवल जो स्थलीय भाग थे वो ही गतिशील हुए। इसके बाद में वेगनर ने अपना सिद्धांत दिया, कौन सा? महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में उसने बताया कि जो वर्तमान के जो सभी महाद्वीप हैं वो आपस में जुड़े हुए थे, संगठित थे। जो वर्तमान के जो महाद्वीप हैं वो वर्तमान में जो स्थिति है उस स्थिति में नहीं थे, वो पहले आपस में जुड़े हुए थे, जिसको उसने नाम दिया पेंजिया। वर्तमान महाद्वीपों के जो स्थलीय भाग आपस में जुड़े हुए थे, वेगनर ने उसको नाम दिया पेंजिया। अब इस पेंजिया के चारों ओर जलीय आकृति या जल राशि, जल भी, इस पेंजिया के चारों ओर जल भी फैला हुआ था। वेगनर ने उसको नाम दिया पेंथालासा। क्या नाम दिया भाई? पेंथालासा। अब जब पेंजिया के दोनों ध्रुवों में गुरुत्व बल की असमानता उत्पन्न हुई, असमानता उत्पन्न होने का परिणाम क्या हुआ? पेंजिया के दोनों ध्रुव आपस में एक दूसरे से विपरीत हटने लगे। भाई जैसे ही ये इन दोनों ध्रुवों में गुरुत्व बल में असमानता उत्पन्न हुई तो ये एक दूसरे को दूर हटाने लगे। ये दोनों ध्रुव एक दूसरे को दूर हटाने लगे। परिणाम स्वरूप आगे चलकर पेंजिया दो भागों में विभाजित हो गया। दो भाग कौन से? एक तो ये हो गया, एक ये हो गया। अब जब ये दो भागों में विभाजित हो गया तो जो पेंजिया का उत्तरी भाग था, वेगनर ने उसको नाम दिया अंगारा लैंड। जो दक्षिणी भाग था, वेगनर ने उसको नाम दिया गोंडवाना लैंड। जो ये पेंथालासा का जो जल था वो इन अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के मध्य में जो दरार उत्पन्न हुई थी, जो जगह खाली बच गई थी या जो जगह बनी थी, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड जब एक दूसरे से दूर हट गए तो इनके बीच में जो जगह उत्पन्न हुई थी, पेंथालासा का जल वहाँ पे भर गया, जिसको नाम दिया गया टेथिस महासागर। अब टेथिस महासागर का नाम आया है तो टेथिस महासागर के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक, जैसे अपना हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वतमाला है, नवीन वलित पर्वत है। उसमें अपन देखते हैं कि जो हिमालय है उसका निर्माण टेथिस सागर के अवशेषों या मलबों में या टेथिस महासागर में जो अवसाद जमा हुए थे, जो अवसाद जमा हुए थे, उन अवसादों में संपीड़नात्मक बल के कारण, संपीड़न के कारण उनकी धीरे धीरे उनमें संपीड़न बढ़ता गया और हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई। अब जो वर्तमान का जो भूमध्य सागर है, वर्तमान का जो भूमध्य सागर है उसको टेथिस सागर का ही अवशेष माना जाता है। अब वेगनर ने आगे चलकर बताया कि अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड का निर्माण तो हो गया, लेकिन इसके बाद में भी अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में विखंडन की प्रक्रिया जारी रही। ऐसा नहीं है कि पेंजिया दो भागों में टूट गया और जो विभाजन या विखंडन की प्रक्रिया रुक गई। आगे भी विखंडन अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में विखंडन जारी रहा, विखंडन चलता रहा। अब जब विखंडन चलता रहा तो अंगारा लैंड से भी अलग अलग कई स्थलीय भाग बने, ठीक इसी प्रकार गोंडवाना लैंड से भी अलग अलग भाग बनेंगे। तो अंगारा लैंड था जिसको लोरेशिया भी कहा जाता है। अंगारा लैंड था वो, उससे जो स्थलीय भाग बने थे, उत्तरी अमेरिका है, यूरोप है, रूस है,
चीन के कई भौगोलिक प्रदेश हैं, इनका निर्माण हुआ था अंगारा लैंड से। ठीक इसी प्रकार गोंडवाना लैंड से भी जो दक्षिण के महाद्वीप है, जैसे दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका और अपना दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत, दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत का निर्माण भी गोंडवाना लैंड से ही हुआ है। इसके बाद में वेगनर ने एक चीज़ और बताई कि भाई जो विस्थापन है, महाद्वीपों का जो विस्थापन है 2 दिशाओं में हुआ, उत्तर की ओर, पश्चिम की ओर। उत्तर की ओर विस्थापन हुआ और पश्चिम की ओर विस्थापन हुआ। कहने का मतलब वेगनर अपने को बताना चाह रहा है जो पैंजिया का जो कर्मिक विखंडन हुआ वो उसमें जो स्थलीय भाग थे वो एक तो उत्तर की ओर स्थानांतरित हुए, दूसरे वो पश्चिम की ओर स्थानांतरित। उत्तर की ओर विस्थापन होने का प्रमुख कारण था इन जो स्थलीय भाग थे उनमें गुरुत्व बल और उत्प्लावनता बल, इन दोनों बलों की उपस्थिति के कारण ही जो अंगारा लैंड के या पैंजिया के रखो आप, पैंजिया के जो स्थलीय भाग थे वो उत्तर की ओर विस्थापित हुए। ठीक इसी प्रकार पश्चिम की ओर विस्थापित होने का प्रमुख कारण है सूर्य व चंद्रमा का ज्वारीय बल। सूर्य व चंद्रमा की उपस्थिति के कारण जो ज्वारीय बल उत्पन्न हुआ, उस ज्वारीय बल के कारण पैंजिया के कुछ भाग पश्चिम की ओर विस्थापित हुए। अब चलो ये हुआ अपना वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन। तर्क दे देते हैं कि क्या कारण है कि वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को ज़्यादा मान्यता दी गई, लोगों ने उसको क्यों माना, उसके भी अपन पक्ष में तर्क देते हैं। तो हिसाब कर रहा हूं भाई, पक्ष में तर्क। क्या कारण है कि लोगों ने वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को ज़्यादा मान्यता दी? तो उस अपन देखते हैं तटों में साम्यावस्था, तटों में साम्यावस्था या जिगसा फिट, जिगसा फिट, तटों में साम्यावस्था या जिगसा फिट। तो इसका अपन देखते हैं जो अंटार्कटिक जो अपना जो अटलांटिक महासागर है, एस आकृति में फैला हुआ जो अपना ऐसे ये महासागर है, इसके एक तरफ उत्तरी अमेरिका, इधर दक्षिणी अमेरिका, 2 महाद्वीप ये हुए। ठीक इसी प्रकार यूरोप, अफ्रीका, जो इन महाद्वीपों के बीच में जो ये महासागर फैला हुआ है अटलांटिक, एस आकृति में फैला हुआ महासागर, अगर इन दोनों तटों को, इस महासागर के जो तट पर स्थलीय भाग है, अगर इनको वापस हटाया जाए, इनको आपस में जोड़ा जाए, कहने का मतलब है अगर उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका के स्थलीय भागों को यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप के स्थलीय भागों से मिलाया जाए तो एकदम सटीक बैठता, एकदम। अपन देखते भाई कोई जैसे खांचे नुमा आकृति है, उसमें ऐसे खांचे को अगर खांचे नुमा आकृति को वापस मिलाई जाती है तो वो फिट बैठती है। ठीक इसी प्रकार उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका और यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप के जो ये तटीय प्रदेश है, इस अटलांटिक महासागर के जो तट पर जो स्थलीय प्रदेश है, तटीय प्रदेश है, अगर उनको आपस में मिलाया जाए, उनको आपस में मिलाते हैं तो वे दोनों तट सटीक बैठते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं, आपस में एकदम
फिट बैठते हैं, तभी तो यहाँ बोला जिग्साफिट, तटों में साम्यावस्था या जिग्साफिट, यही बात है। जो अटलांटिक महासागर है उसके जो तटीय, दोनों ओर के जो तटीय प्रदेश हैं, अगर उनको आपस में मिलाया जाए तो वो एकदम सही ढंग से मिल जाते हैं। पहला तो ये हुआ, अपन पक्ष में तर्क बढ़ रहे हैं तो जिग्साफिट हमने देखा। दूसरा देखते हैं अपन वलित पर्वतों की उत्पत्ति, वलित पर्वतों की स्थिति देखो। वलित पर्वतों की स्थिति, स्थिति का मतलब है अटलांटिक महासागर के दोनों तटों पर, अटलांटिक महासागर है उसके दोनों तटों पर जो वलित पर्वतमालाएं हैं, ठीक अगर जैसे ये अपना अटलांटिक महासागर है तो जिस प्रकार की पर्वतमालाएं, जिस प्रकार के पर्वत, चाहे अल्पाइन का हो, हर्षिनियन श्रेणी के पर्वत, जो काला युग के पर्वत हो, जिस प्रकार की पर्वतमालाएं यहाँ पे फैली हुई है, ठीक इसी प्रकार की पर्वतमालाएं अटलांटिक महासागर के इस तटीय भाग में फैली हुई है। भाई जो ये जो अपने महाद्वीप लिखे थे, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, इधर अपने लिखा था यूरोप और अफ्रीका, और बीच में हमने बनाया था अटलांटिक महासागर। अब जो यहाँ यूरोप की जो यहाँ की पर्वतमालाएं हैं, अफ्रीका की जो ये पर्वतमालाएं हैं, ठीक इसी प्रकार की पर्वतमालाएं, ठीक इसी प्रकार की वलित पर्वतमालाएं अपने को उत्तरी अमेरिका में देखने को मिलेगी। ठीक इसी प्रकार की पर्वतमालाएं ही हमको दक्षिणी अमेरिका में देखने को मिल रही है। तो पर्वतों की स्थिति के आधार पर भी हम कह सकते हैं कि वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत सही है, वाजिब है, उचित है। आगे देखते हैं चट्टानों की संरचना। चट्टानों की संरचना वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के पक्ष में तर्क की बात करें तो चट्टानों की संरचना का मतलब है अटलांटिक महासागर के दोनों तटों पर जो चट्टानें पाई जाती है उनके रासायनिक गुण, उनकी संरचना समान है। मतलब अटलांटिक महासागर के इस तट पर जिस प्रकार की चट्टानें पाई जाती है, जिस प्रकार की सेलें पाई जाती है, ठीक उसी प्रकार की सेलें या चट्टानें यहाँ पर पाई जाती है। जिस प्रकार के रासायनिक गुणों की संरचना यहाँ पर मिल रही है अपने को, अटलांटिक महासागर के इस तट पर मिल रही है, ठीक इसी प्रकार की रासायनिक संरचना वाली चट्टानें हमको इस तट पर देखने को मिल रही है। इसके आधार पर भी हम कह सकते हैं कि वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत उचित है। आगे देखें तो एक नॉर्वे का जंतु है, नॉर्वे का जंतु है जिसका नाम है लेमिंग। इस जंतु का एक अचंभित करने वाला व्यवहार है। स्कैंडिनेविया नॉर्वे का जंतु है, अब वो एक ऋतु विशेष में, एक टाइम विशेष में वहाँ से अब शुरू होता है, वहाँ से अपनी स्थिति बदलने के लिए शुरू होता है और वो आकर अंटार्कटिक महासागर में डूबकर मर जाता है। जीव की यह अद्भुत व्यवहार है, कई सालों से ऐसा लगातार चल रहा है। क्यों चल रहा है? वो अपना स्थानांतरण की प्रक्रिया से गुजर रहा है। भाई स्थानांतरण की प्रक्रिया क्यों कर रहा है? हो सकता है किसी ऋतु विशेष में उसके भोजन की कमी हो गई हो और वो स्थानांतरित होकर किसी दूसरे स्थान पर अपने भोजन की आपूर्ति के लिए जा रहा हो, लेकिन अब विस्थापन हो गया,
महाद्वीप अलग अलग विस्थापित हो गए तो जो बीच का जो अटलांटिक महासागर आ गया, अगर ये तटीय प्रदेश आपस में जुड़ा होता, यहाँ पे महासागर नहीं होता, तो एक ही भौगोलिक प्रदेश होता। जब यहाँ पर भोजन की कमी हो जाती तो वो प्रवास करके कहाँ पे आता, यहाँ पे। उसको जल ये जो बीच की दरार ही नहीं थी। अब जब जल नहीं था तो वो आसानी से आ जाता था। अब जब ये प्रवास की प्रक्रिया लंबे टाइम तक चली तो उनके जिन में जो इस लैमिंग जंतु है उसके जिन में ही ऐसी एक विशेषता उत्पन्न हो गई कि अपन को इस ऋतु में जैसे ही भोजन की कमी होगी हमको पश्चिम की ओर प्रवास करना। तो ये जंतु क्या करता है, नॉर्वे से रवाना होता है प्रवास के दौरान और बीच में उत्तरी अमेरिका या इस भौगोलिक प्रदेश पर पहुंचने के लिए प्रवास की प्रक्रिया से गुजरता है, लेकिन बीच में ये महासागर आ जाता है और इस महासागर में डूबकर मर जाता है। यह प्रक्रिया लंबे टाइम तक चली। तो इस प्रवास लैमिंग जंतु के व्यवहार को देखकर भी हमें पता चलता है, हम अनुमान लगा सकते हैं कि वास्तव में वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत उचित है। ठीक इसी प्रकार वनस्पति देख लेते हैं। वेगनर के विस्थापन सिद्धांत के पक्ष में तर्क की बात करें तो उसमें वनस्पति का भी महत्वपूर्ण योगदान है। महत्वपूर्ण योगदान कैसे है, जैसे हम पढ़ रहे हैं वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, और इस सिद्धांत के अनुसार महाद्वीपों का विस्थापन तो हुआ, लेकिन दो भौगोलिक प्रदेश थे, जब उनका विखंडन हुआ तो वो एक दूसरे से दूर हट गए, ये भी बात मानते हैं। लेकिन जैसे ये विखंडन हुआ, दो अलग अलग भाग हो गए, इन दो भागों की वनस्पति, अगर यहाँ की वनस्पति देखें, यहाँ की वनस्पति और यहाँ की वनस्पति देखें तो दोनों में समानता पाई जाती है। दोनों तटों पर वनस्पति एक ही प्रकार की है, कोई परिवर्तन नहीं है। जो पेड़ पौधे या वनस्पति यहाँ पर है, ठीक उसी प्रकार के पेड़ पौधे या वनस्पति यहाँ पर है। इस वनस्पति को देखकर भी हम अनुमान लगा सकते हैं कि वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत वाजिब है, उचित है और ठीक भी है। आगे देखें अपन विभिन्न जीव जंतु। वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के पक्ष में तर्क देने की बात करते हैं तो हम देखते हैं जो अटलांटिक महासागर है उसके दोनों तटों पर जो जीव जंतु है, जो कोई से भी जीव हो, चाहे वो बंदर हो या किसी भी प्रकार के जो जीव जंतु है, जो यहाँ पे जीव जंतु पाए जाते हैं, ठीक वही प्रजाति के जीव जंतु यहाँ पे पाए जा रहे हैं। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि यह भौगोलिक प्रदेश कभी एक था जो धीरे धीरे विस्थापन की प्रक्रिया से गुजरा और दो भागों में विभाजित हुआ। उसके बाद में संरचना वाला हो गया भाई, हाँ हो गया, ठीक है भाई। ये अपना वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के पक्ष में तर्क था। कौन कौन से तर्क थे? तटों में साम्यावस्था, इसके आधार पर जिगसा फिट भी बोलते हैं। अटलांटिक महासागर के दोनों तटों के प्रदेशों को अगर मिलाते हैं तो दोनों सटीक बैठते हैं, जिसको साम्यावस्था, इसीलिए तो बोला है तटों में साम्यावस्था। वह उन दोनों तटों में समानता है, वह आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं, मिल जाते हैं, जिसको जिगसा फिट या तटों में साम्यावस्था बोलते हैं। इसी के आधार पर हम कह सकते हैं कि वेगनर का जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत उचित है। क्योंकि ये दोनों तटों में समानता पाई जाती है, उसके बाद में ही तो विखंडन हुआ था। अगर उनको वापस जोड़ते हैं तो वो दोनों एक दूसरे से सटीक जुड़ते भी तो हैं। इसके आधार पर कह सकते हैं कि भाई वास्तव में महाद्वीपों का ही विस्थापन हुआ है।
अगला देखते हैं वलित पर्वतों की स्थिति। अटलांटिक महासागर के दोनों तटों पर जिस प्रकार की पर्वतमालाएं पाई जाती है, दोनों तटों पर समान संरचना, समान रासायनिक गुणों वाली चट्टानें या पर्वत श्रेणियां या पर्वत पाए जाते हैं। इन आधार पर हम कह सकते हैं कि भाई ये दोनों तट आपस में कभी मिले हुए थे, विस्थापन के कारण ही ये दोनों एक दूसरे से अलग हुए। उसके बाद में चट्टानों की संरचना। अटलांटिक महासागर के दोनों तटों पर समान गुणधर्म और संरचना वाली चट्टानें पाई जाती है। जिस प्रकार की चट्टानें यहाँ पर पाई जाती है, ठीक उसी प्रकार की चट्टानें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। चट्टानों की संरचना में समानता का होना भी ये बात प्रमाणित करता है कि जो अटलांटिक महासागर के दोनों तट कभी ना कभी आपस में जुड़े हुए थे। विस्थापन की प्रक्रिया शुरू होने से या उनमें विस्थापन होने से वह दोनों तट एक दूसरे से अलग हुए। फिर है लेमिंग जंतु का व्यवहार। स्कैंडिनेविया का जंतु है लेमिंग। ये ऋतु विशेष में प्रवास करता है। यह प्रवास क्यों कर रहा है? क्योंकि इसके पूर्वज भी प्रवास करते थे। जब नार्वे स्कैंडिनेविया में भोजन की कमी हो जाती थी, तो ये जंतु ऋतु विशेष में जब भोजन कम पड़ता था तो वह प्रवास करता था। तो जब यहाँ पे विस्थापन की प्रक्रिया हुई नहीं थी तो ये स्थलीय भाग ही तो था, आसानी से प्रवास कर लेता था। लेकिन जब विखंडन हो गया, महाद्वीपों में विखंडन हो गया, विस्थापन की प्रक्रिया हो गई और अलग अलग महाद्वीप बन गए, लेकिन लेमिंग जंतु का व्यवहार परिवर्तित नहीं हो रहा। वो आज भी नॉर्वे से शुरू होता है भोजन की तलाश में, प्रवास करने के लिए अंटार्कटिका में डूबकर मर जाता है। क्यों? उसके व्यवहार में चेंज ही नहीं हो रहा। तो ये जो लेमिंग जंतु का व्यवहार है, ये हमें इंगित करता है, संकेत करता है कि कभी ना कभी अंटार्कटिका के दोनों तट आपस में मिले हुए थे। अब वनस्पति। अंटार्कटिका महाद्वीप के दोनों तटों पर सेम एक ही प्रकार की, एक ही प्रजाति की वनस्पति पाई जाती है। दोनों तटों पर जिस प्रकार के पेड़ पौधे हमको देखने के मिलते हैं, इस तट पर जो पेड़ पौधे हमको देखने को मिल रहे हैं, ठीक इसी प्रकार की वनस्पति हमको यहाँ पर देखने को मिल रही है। आगे देखते हैं तो जीव जंतु। अब अटलांटिक महासागर के दोनों तटों पर, दोनों तट कौन से भाई? एक तो उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका वाला तट जो पश्चिमी तट है, और ठीक ये यूरोप और अफ्रीका वाला जो तट है, इन दोनों तटों पर जीव जंतु भी, जो तट उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका वाला जो तट है, यहाँ पे भी जो जीव जंतु पाए जाते हैं, ठीक इसी प्रकार के जीव जंतु यूरोप और अफ्रीका वाले तटों पर आपको देखने को मिलते हैं। इन सब बातों के आधार पर हम कह सकते हैं कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जो वेगनर ने दिया था वो उचित है, ये देखा भाई हमने वेगनर का, ये हुआ अपना वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। एक बार फटाफट रिवीजन कर देता हूँ। 1885 में स्नाइडर नाम का भूगोलवेत्ता था, उसने सबसे पहले महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत के बारे में बताया। फिर 1910 में टेलर ने अपने विचार दिए। स्नाइडर और टेलर के विचारों को ज़्यादा मान्यता नहीं दी गई, तो वेगनर आए। वेगनर जर्मनी के निवासी थे, जलवायुवेत्ता थे। 1912 में इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी, महाद्वीप एवं महासागरों की उत्पत्ति। महाद्वीप एवं महासागरों की उत्पत्ति। उन्होंने अपनी इस पुस्तक में बताया कि किस प्रकार महाद्वीपों का विस्थापन हुआ, क्या कारण थे, किस दिशा में हुआ। 1912 में जब ये अपना ये सिद्धांत दिया था। अब वेगनर ने ये सिद्धांत क्यों दिया? क्योंकि जब ये जलवायुवेत्ता थे, अंटार्कटिका महाद्वीप की जलवायु का अध्ययन करने के लिए गए। अंटार्कटिका महाद्वीप की खुदाई के दौरान इनको वहाँ पर कोयला मिला। कोयला मिलने से इनके दिमाग में एक ही बात आई कि भाई हो सकता है
कभी ना कभी यहाँ पे उष्ण जलवायु थी। उष्ण जलवायु थी तभी तो यहाँ पे हमको कोयला मिला। अब कोयला मिला है तो उनके दिमाग में दो बातें आई कि भाई एक तो जलवायु स्थिर रही, स्थलीय भाग गतिशील रहे, या जलवायु गतिशील रही, स्थिर भाग एक जगह ठहरे रहे। तो इन्होंने अपने सिद्धांत का प्रमुख आधार बनाया कि भाई जलवायु तो स्थिर रही, स्थलीय भाग ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर गतिशील रहे। फिर उन्होंने बताया कि स्थलीय भाग जो वर्तमान के जो सभी महाद्वीप है वो आपस में जुड़े हुए थे, एक ही संरचना में घटित थे। वेगनर ने उनको नाम दिया पेंजिया। पेंजिया के चारों ओर एक जलीय भाग था, उसको नाम दिया पेनथालासा। पेंजिया के दोनों तटों में या दोनों ध्रुवों में गुरुत्व बल की असमानता के कारण उनमें विभाजन हुआ। विभाजन होने से पेंजिया दो भागों में विभाजित हुआ। उत्तर का भाग अंगारा लैंड, दक्षिण का भाग गोंडवाना लैंड हुआ। अब अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड दो भाग अलग हो गए, लेकिन अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच में जो दरार, जो खाली जगह उत्पन्न हो गई, उसमें पेनथालासा का जल भर गया। उसको नाम वेगनर ने दिया 33 महासागर। 33 महासागर का नाम आता है तो अपना हिमालय पर्वत है, उसको 33 महासागर के अवसादों में वलन पड़ने से ही हिमालय की उत्पत्ति हुई। और भूमध्य सागर, जो वर्तमान का भूमध्य सागर है, वो 33 महासागर का ही अवशेष माना जाता है। अब अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड तो बन गए, लेकिन यहाँ पे अभी विखंडन की प्रक्रिया खत्म नहीं हुई। अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड बनने के बाद में भी इन दोनों में विखंडन की प्रक्रिया जारी रही, चलती रही। अंगारा लैंड में विखंडन आगे जारी रहा, जिससे उत्तरी अमेरिका, यूरोप, रूस, चीन के प्रदेशों का निर्माण हुआ। ठीक इसी प्रकार गोंडवाना लैंड में भी विखंडन जारी रहा, जिससे दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, अफ्रीका, प्रायद्वीपीय, दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत आदि का निर्माण हुआ। यह जब वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत पूरा हुआ, अब इसके पक्ष में ऐसे कौन कौन से तर्क दे सकते हैं हम, जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि वास्तव में वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत उचित है। तो पहला देखते हैं जिग्सा फिट, तटों में साम्यावस्था। मतलब जो अटलांटिक महासागर के दोनों तट हैं उनमें काफ़ी समानताएं देखने को मिलती है। जो अफ्रीका महाद्वीप की जो गिन्नी की खाड़ी है उसको दक्षिणी अफ्रीका के तट से एकदम सटीक रूप से मिला सकते हैं, तट भी तो उसको तटों की साम्यावस्था कहते हैं। अटलांटिक महासागर के दोनों तटों को अपन आपस में मिला सकते हैं। फिर वलित पर्वतों की स्थिति, अटलांटिक महासागर के दोनों तटों पर एक ही संरचना के, एक ही प्रकार के, एक ही युग के वलित पर्वत अपन को देखने को मिलता है। यह बातें प्रमाणित करती है कि कभी ना कभी अटलांटिक महासागर के दोनों तट आपस में मिले हुए थे। चट्टानों की संरचना अटलांटिक महासागर के दोनों तटों पर सेम, एक ही कंडीशन की, एक ही संरचना की, एक ही गुणधर्म की चट्टानें अपने को देखने को मिलती है, जिसके आधार पर भी हम अनुमान लगा सकते हैं कि भाई अटलांटिक महासागर के दोनों तट कभी ना कभी आपस में जुड़े हुए थे। लेमिंग जंतु का व्यवहार मैंने बताया था, स्कैंडिनेविया का जंतु है, ऋतु विशेष में वो प्रवास करता है। प्रवास करने के दौरान वो क्या करता है, अटलांटिक महासागर में आकर डूबकर मर जाता है। क्यों मर जाता है? क्योंकि वो एक प्रवास की प्रक्रिया लंबे कई सालों से चलती आ रही है। ऋतु विशेष में प्रवास के कारण जब वो अटलांटिक महासागर में डूबकर मर जाता है तो ये बात प्रमाणित करती है कि भाई लेमिंग जंतु के जो पूर्वज थे वो भी प्रवास करते थे। उस प्रवास की प्रक्रिया से गुजरने के लिए ही तो वो नॉर्वे से चलकर अटलांटिक महासागर में आकर डूबकर मर रहा है, ताकि वो अपने प्रवास की प्रक्रिया से गुजर सके। वनस्पति अटलांटिक महासागर के दोनों तटों पर समान एक ही प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। जिस प्रकार की वनस्पति उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका में देखने को मिलती है, ठीक इसी प्रकार की वनस्पति अपने को यूरोप और अफ्रीका में देखने को मिलती है। ये बात भी प्रमाणित करती है कि भाई वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत उचित है और स्थलीय भागों का ही विस्थापन हुआ है, न कि जलवायु। बाद में देखते हैं अपन जीव जंतु। वेगनर ने अपने सिद्धांत में जीव जंतु को देखने पर अपन को वेगनर के सिद्धांत के उचित होने का भी जानकारी मिलती है। क्यों मिलती है? जिस प्रकार के जीव जंतु अपने को उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका में देखने को मिलते हैं, जिस प्रकार के
जीव जंतु यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक उसी प्रकार के जीव जंतु अपने को यूरोप और अफ्रीका की तरफ का जो अटलांटिक महासागर का तट है वहाँ पर भी देखने को मिलते हैं। इन सब बातों के आधार पर हम कह सकते हैं कि वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत उचित है, ठीक है और एकदम सटीक बैठते। तो भाई ये था वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। धन्यवाद।